नाड़ी दोष, स्वास्थ्य और संतान संबंधी समस्याएं। आप सभी दर्शक जो कि इतने लंबे समय से ज्योतिष के कार्यक्रमों को देख रहे हैं, तो आप सभी ने कहीं ना कहीं गाहे बगाहे नाड़ी दोष का नाम सुना ही होगा। और नाड़ी दोष को लेकर के कई मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में देखने में मिलते हैं। बहुत से ऐसे कपल्स आते हैं, बहुत से ऐसे लोग आते हैं जब अपनी जन्म कुंडली का मिलान कराते हैं और नाड़ी दोष को लेकर के उनके मन में कई संशय रहते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में नाड़ी दोष की महत्ता बहुत अधिक रखी गई है। 36 गुणों का अष्टकूट मिलान होता है, जिसमें केवल 8 पॉइंट्स तो नाड़ी दोष को ही दिए हुए हैं। यानी कि जो नाड़ी दोष का टॉपिक है ये अपने ही आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नाड़ी दोष से ही संबंधित कुछ प्रश्न आप दर्शकों ने किए हैं, उन सभी के उत्तर को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। इसके साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में हम संपत्ति से संबंधित और ओपल रत्न को धारण करने से संबंधित, जन्म कुंडली के मिलान से संबंधित प्रश्नों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 172 को लेकर। एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है। उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये निकिता जी हैं। इन्होंने लिखा है कि मेरे और मेरे पति की एक ही नाड़ी है, परंतु दोनों की राशि, नक्षत्र और चरण अलग अलग हैं, तो क्या नाड़ी दोष माना जाएगा? प्लीज़ बता दीजिए। वैसे तो देखिए, यदि आपका विवाह नहीं हुआ होता और जब हम इन दो कुंडलियों का मिलान कर रहे होते और वहाँ पर यदि नाड़ी दोष आ जाता तो इसके आगे के प्रश्न को पढ़ने की बात ही नहीं कही जाती। वहाँ पर सीधे सीधे नाड़ी दोष के केस में विवाह से संबंधित मामलों में आगे बढ़ने की मनाही कर दी जाती है। क्योंकि देखिए क्या होता है, नाड़ी दोष कोई वर्ण या वर्ष की तरह 1-2 पॉइंट्स के वेटेज को नहीं रखता है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो, इसको आप प्रैक्टिकली समझिए, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो क्वेश्चंस जो कि ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जो 6 मार्क्स के, 8 मार्क्स के या 12 मार्क्स के होते हैं, अब पता नहीं सब जगह अलग अलग होता है। हमारे इंजीनियरिंग में 12 नंबर का एक क्वेश्चन जो होता था वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता था। तो अब जो क्वेश्चन मान लीजिए, क्योंकि हम नाड़ी की बात कर रहे हैं, तो 8 नंबर का वेटेज यदि कोई क्वेश्चन रखता है तो आप उसको उस शिद्दत से करते हैं, उस तरह से आप उस क्वेश्चन के आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको 8 नंबर मिले, 8 में से कुछ मार्क्स तो मिले ही। लेकिन नाड़ी के केस में ऐसा नहीं होता, या तो 8 में से 0 मिलेगा या तो 8 में से 8 मिलेंगे। नाड़ी दोष के केस में परिहार इत्यादि को देखने से बचना चाहिए नॉर्मली। अब देखिए, शास्त्र का कथन है कि नाड़ी दोष का विचार ब्राह्मण वर्ण के लिए किया जाए। यानी कि यदि आपकी और आपके पति की जो राशि है, जो चंद्र राशि है, जो कि आपकी जन्म की राशि है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा कर्क राशि में है, वृश्चिक राशि में है या मीन राशि में, यानी कि आप और आपके पति ब्राह्मण वर्ण के हैं, या आप में से कोई भी एक व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है, और तब यदि नाड़ी दोष आ रहा है, तब नाड़ी दोष पूरी तरह से आपको लगेगा और पूरा उस नाड़ी दोष का दुष्प्रभाव आपको देखने में मिलने वाला है। नाड़ी दोष के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? सबसे पहले तो संतान उत्पत्ति में समस्याएं देखने में मिलती हैं। संतान उत्पत्ति में समस्याएं यदि ना हो तो संतान होने के बाद में संतान के विकास में परेशानियां जाती हैं। संतान को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां देखने में मिलती हैं। कई बार देखने में आता है कि पुत्र संतति ना होकर के केवल और केवल स्त्री संतति होती है। तो कुछ इस तरह की स्थितियां देखने में मिल जाती हैं। और नाड़ी दोष में जो उत्पन्न संतति होती है, कहीं ना कहीं उस संतान के, उस व्यक्ति के जीवन काल में भी संघर्ष अधिक देखने में मिलता है और लोगों के कंपैरिजन में। फलतः नाड़ी दोष के परिहार को देखने से बचना चाहिए। और नाड़ी दोष में किसी भी तरह के परिहार अपवाद को देखने से बच करके प्रॉपर, यदि पति और पत्नी की अलग अलग नाड़ी है तभी उनके विवाह के लिए हामी भरनी चाहिए। अब चूंकि आपने बताया है तो ये परिहार के विषय में बातें हैं। अब यदि आप लोग
ब्राह्मण वर्ण के नहीं हैं। ब्राह्मण वर्ण में भी यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो यदि आप दोनों में से किसी एक की भी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन नहीं है तब तो कुछ हद तक दुष्प्रभाव में कमी आ जाएगी। अब जो आपने कहा है कि दोनों की राशि अलग है, नक्षत्र अलग है, नक्षत्र के चरण अलग हैं, तो नक्षत्र अलग है, नक्षत्र के चरण अलग है, राशि अलग है, तो इसको परिहार माना जाता है। यदि राशि अलग अलग है लेकिन नाड़ी दोष आ रहा है या चरण का भेद है, जैसे मान लीजिए कि एक ही चरण में दोनों का जन्म हुआ, नाड़ी दोष आ रहा है लेकिन अलग अलग चरण है, किसी का प्रथम चरण का जन्म है तो किसी का दूसरे का, तीसरे का, चौथे का जन्म है, तो इस केस में नाड़ी दोष के परिहार के विषय की बात कही जाती है। लेकिन मेरे अनुभव में हम, क्योंकि ये ज़्यादा वेटेज रखता है ना, तो यदि ये वेटेज ज़्यादा रखता है तो इसमें हमको रिस्क भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि विवाह हो चुका है तो भी नाड़ी दोष तो माना ही जाएगा, लेकिन ये अलग अलग है तो नाड़ी दोष का परिहार हो रहा है लेकिन नाड़ी दोष तो माना ही जाएगा। आप दोनों की नाड़ी एक ही है, संतान होने में कहीं ना कहीं दिक्कतें या जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां देखने में तो अवश्य ही मिल जाती हैं। अब इसके लिए उपाय आप पूछेंगे तो भगवान की शरणागति ही एकमात्र उपाय है। यदि नित्य आप दोनों पति पत्नी पूजा इत्यादि करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बहुत ज़्यादा। फिर अगला प्रश्न जो है ये है उमेश शर्मा जी, इन्होंने लिखा है कि अगर लग्न की मैत्री हो कुंडली मिलान में, ये इन्होंने ग्रह मैत्री के शॉर्ट वीडियो पे कमेंट किया है, तो अच्छा है, ये लग्न की मैत्री को भी मिलान किया जाता है जन्म कुंडली का मिलान करते समय। यदि वर और वधु दोनों की ही कुंडली में लग्न की मित्रता बन रही है तो इसको अच्छा माना जाएगा, इससे कुंडली मिलान को मजबूती मिलती है। और अगला प्रश्न जो है यह है लीगल लेंस, इन्होंने लिखा है वीनस इन 6th हाउस रेट्रो विथ सन लिब्रा एसेंडेंट, ओपल पहन सकते हैं, सैटर्न 8th में है विथ जुपिटर, और नीलम भी पहनना है इनको। शुक्र 6ठे घर में हैं, वक्री हैं, सूर्य के साथ हैं और तुला लग्न की कुंडली है, यानी कि शुक्र 6ठे भाव में उच्च राशि में वक्री हुए हैं तो नीच का फल देंगे। ओपल तो अवॉइड करिए। शनि 8वें घर में हैं गुरु के साथ में, यानी कि षष्ठेश के साथ में चतुर्थेश और पंचमेश बैठे। नहीं, आप रत्न की तरफ अभी ना जाएं, आपकी पूरी कुंडली मुझे देखनी होगी, नवमांश देखना होगा, नक्षत्र कौन से कैरी कर रहे हैं प्लैनेट्स, इनको देखना होगा, किन ग्रहों के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो बहुत से पॉइंट्स को देखना पड़ेगा, तभी मैं आपको ओपल या नीलम की सलाह दे सकता हूँ। आपके 2 लाइन के प्रश्न से मुझे लगता है कि आप अभी ओपल भी ना पहने और नीलम भी ना पहने, दोनों ही पहनना आपके लिए ठीक नहीं है। और ये पता नहीं क्या नाम लिखा है, एल्चीम, इन्होंने लिखा है मिडिल एज आ गई है, अब तक एक भी प्रॉपर्टी नहीं बन पाई है, 4th हाउस पर शनि की दृष्टि भी है, तो ठीक है ना, चतुर्थ भाव पर यदि शनि की दृष्टि है तो संपत्ति बन जाएगी। शनि के पास में बल होना चाहिए, देख लीजिएगा कि कितना मजबूत है शनि, किस तरह से ग्रह के बल का विचार किया जाता है, कई वीडियोस में मैंने पहले बताया है। तो यदि शनि के पास में बल है और चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो संपत्ति आपकी निसंदेह हो जाएगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, शनि की दृष्टि में विलंब है तो जीवन के उत्तरार्ध में जाकर के कहीं ना कहीं ये संपत्ति का सुख देते हैं। अब देखना होगा चतुर्थ भाव की क्या स्थिति है, यानी कि चतुर्थेश की क्या स्थिति है। चतुर्थेश यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए, किसी मकान का मालिक यदि बहुत कमज़ोर हो तो उस मकान में रहने वाले और उस मकान को देखने वाले भी कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचा पाते हैं। तो एक बार चतुर्थेश की स्थिति को देख लीजिएगा उसके बाद में। लेकिन हाँ, चतुर्थ भाव पर यदि शनि की दृष्टि है तो संपत्ति तो दिला ही देते हैं, भले ही जीवन के उत्तरार्ध में दिलाएं लेकिन वो दिला देते हैं। तो बस आप शनिदेव की आराधना करिए, और क्या बोल सकता हूँ इसमें मैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 172 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराने के लिए अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।